प्रधानमंत्री वार्ता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये बहुत ही अहम बैठक, मुख्य कार्यक्रम इसे हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिस्र यात्रा के दौरान, जब ये आधिकारिक तौर पर गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच, जिसकी तस्वीरें आप अभी इस समय अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जाहिर है कि इस बैठक में दोनों देशों के मंत्रिमंडल के जो विशेष अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। और विभिन्न मुद्दों पर जब चर्चा की जाए तो दोनों देशों के बीच के संबंधों के इतने व्यापक आयाम हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें द्विपक्षीय मुद्दे तो महत्वपूर्ण रहेंगे ही, अन्य मुद्दे भी इसमें जगह पा सकते हैं। लेकिन इस गोल में बैठक में या राउंड टेबल बैठक में हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें द्विपक्षीय मसलों पर के विभिन्न आयामों पर बातचीत हो रही है। और जिस तरीके के संबंध दोनों देशों के बीच हैं, जिस तरीके के प्राचीन संबंध दोनों देशों के बीच हैं, उसके मद्देनज़र आज के दौर में आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं, इन्हें तलाशने की कोशिश हो रही है इस बैठक के दौरान। और जो जिस तरीके के मुद्दे अभी तक जो सहयोग के दोनों देशों के बीच में सहयोग के क्षेत्र रहे हैं, उनसे हटकर उनमें सहयोग प्रगाढ़ करने के साथ साथ जब भी इस तरीके के दौरे और बैठकें होती हैं तो नए क्षेत्रों की भी संभावनाओं को पर बातचीत होती है, क्योंकि भारत आज एक मजबूत आर्थिक ताकत के रूप में भी विश्व के सामने है। और प्रधानमंत्री खास तौर पर इस वक्त जब वो अमेरिका की सफल यात्रा के बाद यहाँ पहुंचे हैं, तो मिस्र के पास भी इस वक्त मिस्र को भी ज़रूरत है, क्योंकि मिस्र एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मिस्र में इस वक्त महंगाई दर 37% के आसपास पिछले कुछ महीनों में देखी भी गई है। और मिस्र में इस बार विदेशी मुद्रा का भी इस वक्त संकट मिस्र के सामने है। और मिस्र खुद भी चाहता है, स्वयं चाहता है मिस्र की भारत के साथ उसके रिश्ते भी प्रगाढ़ हों और विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां निवेश भी करें और उस निवेश के माध्यम से मिस्र की अर्थव्यवस्था को थोड़ी गति मिल पाए। तो ऐसे दौर में जब दोनों देशों के बीच सहयोग की विभिन्न संभावनाएं और अपार संभावनाएं हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भी भू राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं, उसके मद्देनजर भारत और मिस्र दोनों परस्पर मित्र हैं। और इस मित्रता को ही आगे बढ़ाने के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उसको लेकर इस वक्त ये राउंड टेबल बैठक जो हो रही है, इसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष के साथ, मिस्र के प्रधानमंत्री के साथ, और भारत के विदेश मंत्री भी यहाँ हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस समन्वय की बात कर रहे थे हम, जिस समानता की बात कर रहे थे कि क्या कुछ आज हो सकता है, हमने यह भी बात की कि क्या ऐतिहासिक समानता है, क्या सांस्कृतिक समानता है दोनों देशों के बीच। और इन तस्वीरों में एक समानता और दिखाई पड़ रही है ममता, कि मिस्र और भारत दोनों के जो झंडे हैं वो तिरंगा ही हैं, यानी मिस्र का भी झंडा तिरंगा ही दिखाई पड़ रहा है। ये बात अलग है कि नीचे का रंग थोड़ा ज़्यादा अलग है, ऊपर का थोड़ा सा अलग है, लाल और काला रंग है मिस्र के झंडे में। तो ये तिरंगा भी समानता जो है वो तस्वीरें कह रही हैं कि ये भी अपने आप में एक समानता है दोनों देशों के बीच। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं शीलकांत शर्मा जी, उनसे चर्चा को जारी रखते हैं। शीलकांत शर्मा जी, जो हम ये गोलमेज सम्मेलन की तस्वीरें अभी अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं शीलकांत शर्मा जी, इस गोलमेज सम्मेलन में हालांकि आधिकारिक तौर पर तो जानकारी दी जाएगी कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन आप जहां तक इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, कौन कौन से मुद्दों पर ज़्यादा फोकस रहने वाला है इस गोलमेज सम्मेलन की चर्चा के दौरान, गोलमेज बैठक की चर्चा के दौरान? शीलकांत जी, दो विकासशील देशों के बीच जो विकास के समस्त आयाम हैं वो भारत और मिस्र के बीच में इस समय उपस्थित हैं। जो ये गोलमेज जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें उन सब विषयों पर चर्चा हो सकती है और उसमें आगे बढ़ने का संकल्प लिया जा सकता है। जैसे टेक्नोलॉजी है, जैसे एनर्जी है, जैसे जो डेट क्राइसिस है, और जो फूड क्राइसिस है। ये जो हम लोग जो विकासशील राष्ट्रों को जो परेशानियां अभी झेलनी पड़ रही हैं, जो पूरे दुनिया में जो परिवर्तन आए हैं उनके कारण, और भारत उसमें हमेशा से ग्लोबल साउथ का पक्ष लेता रहा है। भारत की जो विश्व के दूसरे फोरम में भारत जब जाता है
तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा ग्लोबल साउथ के पक्ष की बात की है। तो भारत इस समय उभर के आया है ग्लोबल साउथ का स्पोक्समैन बन के, और वो इजिप्ट भी उस बात को अच्छी तरह से उसकी तस्दीक करता है। तो दोनों के बीच में जो ग्लोबल साउथ की सारी जो चिंताएं हैं और जो सरोकार हैं, उनमें बातचीत हो सकती है, और उसमें हमारे और इजिप्ट के बीच में कोई ऐसी बीच की कोई चीज आड़े आए ऐसी नहीं है। और पुराना जो हमारा संबंध था उसकी तरफ फिर से अगर जाएंगे तो इन सब पे पुराने भी बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो एक बड़ा विशद एजेंडा बन सकता है परस्पर कोऑपरेशन का हर एक विषय में। चाहे आप कल्चर ले लीजिए तो उसमें हमारी संभावनाएं हैं, फूड है, फूड सिक्योरिटी के लिए भारत जो प्रयत्न कर रहा है, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, इजिप्ट कोई ऑयल रिच कंट्री नहीं है तो उसको भी एनर्जी का वो है, इसलिए सोलर अलायंस है उसमें इजिप्ट भी ने भी भाग लिया हुआ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसमें भी इजिप्ट की चिंता वही है जो हमारी है। तो एक तरह से कंपैटिबिलिटी जो है दोनों के बीच में उसका परिमाण बहुत ज्यादा है, और इसलिए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि असीम संभावनाएं हैं मतलब दोनों के बीच में। अब साथ में और प्रगाढ़ मैत्री है। इसके पहले इजिप्ट के राष्ट्रपति भारत 2 बार आ चुके हैं, उनको हमने अपने गणतंत्र दिवस में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है। तो वो भारत के अंदर इजिप्ट के लिए कितनी गहरी सद्भावना है और मैत्री है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जितने विषय हैं जो आज के हमारे एजेंडा में आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो सब यहाँ पे होंगे। और जरूर हमें जो संयुक्त स्टेटमेंट आएगा, जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, उसको हम देख के इस बात का परिचय होगा कि कितनी जगह उन्होंने तय किया है। और फिर ये भी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री एक्शन में विश्वास करते हैं, तो वो जो भी उनके साथ तय होगा वो एक्शनेबल होगा, डूएबल होगा। तो ये वाली बात भी जो उनकी जो इमेज है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, वो ये है कि ही इज अ मैन ऑफ एक्शन, ही इज इन हैंड मैन, थिंग्स। तो वो वाली बात भी उनको है कि चलो हम कुछ बनाएं और कुछ करें। तो ये मुझे लगता है मतलब आशाओं का हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं भारत और इजिप्ट के संबंधों को लेके इस से। बिल्कुल। एम्बेसडर शीलकांत शर्मा जी, हम जब बातचीत की बात कर रहे हैं तो इस बात के भी संकेत बहुत मुखरता से मिल रहे हैं कि रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में जरूर गंभीर बात होगी और कुछ निकलकर सामने आएगा, खासकर तब जब मिस्र भी भारत से, चाहे हम तेजस की बात करें, आकाश मिसाइल्स की बात करें, वो रुचि दिखाता रहा है। और भारत ऐसे में इस वक्त भारत से ही लगभग 42 देश हैं जो हथियार खरीद रहे हैं। भारत भी अब हथियारों के क्षेत्र में निर्यातक बन रहा है। तो ऐसे में जब हम रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं तो रक्षा उपकरणों के साथ साथ आपको लगता है कि साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे या यूएवी जैसे मुद्दे ये भी आ सकते हैं? हाँ, ये तो जो रक्षा के जो उपादान हैं उनकी बात है, पर रक्षा का जो सामरिक महत्व है वो ये है, सुरक्षा का सामरिक महत्व ये है कि जो रेड सी है उसमें भारत के भी इंटरेस्ट हैं, इजिप्ट के भी इंटरेस्ट हैं। इजिप्ट के जो सागर से संबंधित जो इजिप्ट के जो सरोकार हैं उससे हमारा काफी ताल्लुक हो सकता है, और हम लोगों की जॉइंट एक्सरसाइज होती है। नेवी के क्षेत्र में भी हम लोग नेवल एक्सरसाइज कर सकते हैं साथ साथ। और हमारी जो फौज है, जो थल सेना है और जो वायुसेना है, इनके बीच में भी हम लोग निरंतर परस्पर सहयोग कर सकते हैं। और ये पहले होता था, हमारा डिफेंस अटैची वहां होता था, अभी भी है। तो ये क्षेत्र जो है इसमें फिर से हमको रीइग्नाइट करना चाहिए। और रक्षा उपकरण जो है उनमें तो वाकई भारत उभर के आया है। तो भारत तैयार है एक्सपोर्ट करने के लिए, जो भी चीजें उनकी जो आवश्यकता होगी और हम मीट कर सकते होंगे, तो भारत की तरफ से तो इसमें कोई पूरी ओपननेस है। तो डिफेंस के क्षेत्र में समझ लीजिए एक बहुमुखी आयाम खुला है, जॉइंट एक्सरसाइजेस वाला, एक दूसरे से मिलके
और उस जो सागर में जो हमारी भारत का जो पीएम का जो सागर वाला वो है कि सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन वो वाली बात जो है वो इजिप्ट को भी लागू होती है। तो हम लोग मिलके जो मैरीटाइम क्षेत्र है उसमें काफी कुछ साथ साथ कर सकते हैं। मैरीटाइम को लेकर के एक और बड़ी चर्चा है शीलकांत जी कि स्वेज नहर इकोनॉमिक जोन में भारत को खास जगह दी जा सकती है इस बार। हालांकि पहले भी इस तरह की चर्चा उठी थी, लेकिन किसी वजह से शायद ये फैसला टल गया था। तो क्या अब वो वक्त आ गया है जब स्वेज नहर में भारत को ये इकोनॉमिक जोन मिस्र की तरफ से मिलने वाला है, और इसके बाद अगर ये समझौता हो जाता है, ये इकोनॉमिक जोन मिल जाता है, तो क्या कुछ बदलाव हम देखेंगे अर्थ जगत में, व्यापार जगत में और भारत के खास तौर पर निर्यात वगैरह के मामले में? नहीं, ये एक बड़ा कदम होगा ये, और इसकी अपेक्षा बराबर सटीक है। ये होना चाहिए ऐसा काम, क्योंकि भारत स्वेज नहर के साथ जो व्यापार होता है उसमें भारत का जो आयात है वो बड़ा खासा आयात है, और इसकी भारत का स्वेज नहर के उस जो पूरा जो ग्रुप है उसमें इंटरेस्ट है। तो उसका भारत का टेंजिबल इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा की बात है, बल्कि भारत के उस इंटरेस्ट है। और इजिप्ट इस बात को समझता है। तो मेरे ख्याल से जो पुराने गतिरोध थे वो हट जाएंगे। तो ये इसमें भारत का बुलाया जाना बहुत अच्छी बात होगी, और ये एक हाई पॉइंट होगा, क्योंकि तब ये फिर से भारत का जो पश्चिम एशिया में और जो अरब राष्ट्र हैं उनके बीच भारत की जो पुरानी मैत्री है, पुरानी स्थिति है, एक स्टेटस है, वो उसको और ये मजबूत करेगा स्वेज नहर का जो ग्रुप है उसमें आने में। जी, तो मेरी तरफ से ये हमारी अपेक्षा करना चाहिए कि ये बात हो जाए। जी बिल्कुल शीलकांत जी, एक और बात, क्योंकि हम जानते हैं कि मिस्र अफ्रीका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, और हम ये भी जानते हैं कि अफ्रीका एक बहुत बड़ा बाजार है, और जो विश्व के बड़े देश हैं उन सबकी रुचि इस वक्त अफ्रीका में है। ऐसे में मिस्र के साथ रिश्ते बढ़ाने से भारत को अफ्रीका तक की पहुंच में कितनी सहूलियत हो सकती है? ये भी भारत की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसका एक अंग है कि वो ट्राइलेटरल कोऑपरेशन और प्लूरिलेटरल कोऑपरेशन करना चाहता है। तो अफ्रीका में भारत अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर जॉइंट प्रोजेक्ट और जॉइंट डेवलपमेंट की बात अभी तक करता रहा है। तो लेकिन ये राष्ट्र अभी तक यूरोप या जापान इत्यादि थे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बट इजिप्ट एक विकासशील देश है, और इसका अफ्रीका में जो प्रभाव है उसको देखते हुए भारत साउथ साउथ कोऑपरेशन के क्षेत्र में भी इजिप्ट के साथ मिलके अफ्रीका में काम कर सकता है। और इजिप्ट की जो पकड़ है साउथ अफ्रीका में, उससे और हमारी जो पहुंच है वहां, इन दोनों का तालमेल होगा तो अच्छा ही होगा। ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकता है, पर उसके लिए ढूंढने पड़ेंगे जो आयाम जिनमें हम लोग काम कर सकें। इजिप्ट के जिन राष्ट्रों से संबंध हैं, हमारे भी उनके साथ अच्छे संबंध हैं, क्योंकि जो G77 है, ग्रुप 77, उसमें दोनों भारत और इजिप्ट की भूमिका हमेशा बड़ी गतिपूर्ण रही है, डायनेमिक रही है, और उस भूमिका का भी इसमें उपयोग हो सकता है। ठीक है, जहां मेरी तक समझ में यह है कि जो सामान्य रणनीतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से दोनों के बीच में जो एक साम्य आ गया है जी, इसका अब अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन इकोनॉमिक डायमेंशन में जो हर जगह होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो और अफ्रीका, चूंकि इजिप्ट की भी चिंता है, हमारी भी चिंता है, और हम लोग बहुत अफ्रीका को महत्व देते हैं, इजिप्ट भी अफ्रीका को महत्व देता है। शीलकांत जी, जब हम मिस्र की चर्चा करते हैं तो मिस्र अफ्रीका से तो जुड़ा हुआ है ही, साथ ही अगर इसको थोड़ा सा हम और विस्तार दें तो अरब यूनियन की बात हो, अरब देशों तक मिस्र की पहुंच हो, अरब यूनियन में वो हो, या फिर अरब यूनियन के ज़रिए जो मध्य एशिया का क्षेत्र है वहाँ पर सेंट्रल एशिया में पहुंच हो, या यूरोप से मिस्र की काफ़ी करीबी हो, अगर भौगोलिक रूप से देखें तो काफ़ी करीब है यूरोप से, तो ये जो पार्टनरशिप है मिस्र के साथ, ये हमें और भी दूसरे क्षेत्रों में अफ्रीका के अलावा मध्य एशिया में भी, यूरोप के कुछ देशों में भी हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है।
हाँ, ये तो है ही है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि इजिप्ट का प्रभाव बहुत अच्छा है, इसका सम्मान भी है। और हालांकि विकासशील देश होने के नाते इसकी समस्याएं भी हैं, पर इजिप्शियन लोगों का जो उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी अच्छे ऊंचे स्तर का है। तो भारत उनके साथ मिलके, फिर भाषा का है तो जैसे अरबी है, तो अरबी में तो इजिप्ट की जो दक्षता है वो है ही है, वो पूरे अरब देश को प्रभावित करते हैं। और भारत का जो अरब देशों के साथ जो संबंध है, जैसे जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें तो भारत की अपनी खुद की साख है, तो वो हमारे टोरा के थ्रू है, और हमारी करीबी जो है वो समुद्र बेस्ट पूरे गल्फ कंट्री से भारत इतना पास है कि उसके साथ जो संबंध बने हैं वो अपनी अपने स्थान पे हैं। पर अन्य अरब राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध जो हैं उसमें भी इजिप्ट का रोल हो सकता है। और यूरोप के साथ इजिप्ट का एक अपना स्थान है, यूरोप का, और उसमें भारत का अगर इस तरफ कोई पहल होगी तो उसमें हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमें तो उसको वेलकम करना चाहिए। शिलकांत जी, हमने ये भी देखा है कि अगर हम अरब देशों की बात करते हैं, क्योंकि मिस्र के अरब देशों के साथ जाहिर है कि बहुत प्रगाढ़ संबंध हैं, और हमने ये देखा है कि अरब देशों में भी विभिन्न देशों ने प्रधानमंत्री जब वहाँ पर गए हैं तो उनको अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। और ये हमें विभिन्न देशों के साथ, चाहे हम सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, हमें नज़र आता रहा है। भारत का इन देशों के साथ मजबूत संबंध और मिस्र के साथ रिश्ते बढ़ाना, ये किन मायनों में भारत को इस क्षेत्र में एक प्रबुद्ध, एक महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर खड़ा कर सकता है? क्योंकि भारत की लुक वेस्ट नीति कहती है कि आपको उसमें पश्चिम एशिया भी शामिल है, अफ्रीका भी शामिल है। तो ये देश जो प्रधानमंत्री को पहले भी इतना सम्मान देते रहे हैं और अब मिस्र में प्रधानमंत्री का इतना स्वागत हो रहा है, तो किन मायनों में मिस्र का ये दौरा इस पक्ष को भी लेकर ज्यादा भारत के लिए कुछ बेहतर तौर पर ला सकता है? हालांकि विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए है, मिस्र के लिए भी दौरा महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी। नहीं, ये जो इतने सालों बाद, इतने डिकेड्स के बाद प्रधानमंत्री ने यात्रा की है, भारत के प्रधानमंत्री ने इजिप्ट की, तो ये अपने आप में जो महत्वपूर्ण है वो उसका कारण यही है कि उसका एक डायमेंशन ये भी है कि इजिप्ट में और अरब कंट्रीज में भारत के लिए जो सम्मान है, जो भारत का के लिए जो गर्मजोशी है, वो सदियों से है। जो उनकी भाषा है उसमें आप देखें तो अरबी में भारत का नाम अल हिंद है। तो अरबी में राष्ट्रों के नाम, कुछ के नाम अल से होते हैं, दैट मींस अल अरबी में का मतलब है दी। तो अल हिंद जो है वो अरब हम लोग जब इंट्रोड्यूस कराते थे तो अल हिंद वो जिस तरह से बोलते हैं उसमें एक महत्व होता है, सभी राष्ट्रों के नाम के आगे अल नहीं जुड़ता। तो भारत के जो उनकी भाषा में, उनके साहित्य में, उनके अदब में एक विशेष स्थान लगता है। वह विशेष स्थान अब फिर इस यात्रा से फिर से मजबूत होगा। और क्योंकि वो भारत के बारे में जो कुछ शंकाएं किए होंगे तो हमारे जो दूसरे लोग हैं उनके कारण, वो सब शंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं। उन्होंने देखा कि नहीं, भारत तो अभी भी वही पुराना दोस्त है, तो गर्वजोश से भरा हुआ है। और तो वो जब चीजें, वो सारी चीजें जो हैं वो एक सॉफ्ट पावर के रूप में दोनों को जोड़ती हैं। और आप अगर जैसे अभी पिछले वाले संस्करण में आपके वो हमारे मित्र दिनकर श्रीवास्तव बोल रहे थे कि जो अरबी भाषा है उसका इतना ज्यादा भारत के हमारी भाषाओं में है कि अब जैसे इमली है उसको टैमरिंड कहते हैं अंग्रेजी, तो वो कहां से आया? वो है तमर हिंद, मतलब जो खजूर है उसको तमर कहते हैं अरबी में, और हिंद इंडिया, तो जो इंडिया का खजूर है उसको इमली कहते हैं। वो अच्छा। उससे टैमरिंड बना और वो अंग्रेजों ने फिर उसको ले लिया। तो देखिए जो इनकी गहराई थी, जिस गहराई से इन्होंने भारत के साथ जोड़ा है अपने को अरब कंट्रीज ने, और इजिप्ट उनका हमेशा से लीडर रहा है उनकी भाषा साहित्य देखते हुए। आप कायरो के, आई डोंट नो, मुझे प्रोग्राम का अंदाजा नहीं है, पर कायरो में जो म्यूजियम है और जो अल हराम यूनिवर्सिटी वगैरह है, ये बड़े भारी केंद्र हैं अरब कल्चर के। और भारत का इनके साथ जोड़ जो है वो बहुत पुराना है जी। इस जोड़ को पुख्ता करने की जो हमारे जितने प्रयास हैं वो सफल होंगे। ठीक है, आर्थिक व्यापारिक जोड़ पर आते हैं आप। बिल्कुल, मुझे तो बहुत
उत्साह हो रहा है इस यात्रा को देख के कि ये बहुत दिनों से ड्यू थी और हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात को किया। बिल्कुल। शीलकांत जी, आर्थिक व्यापारिक जोड़ पर आते हैं। बहुत सारी जो ऐसी परंपरागत चीज़ें हैं उनका आयात निर्यात तो होता ही है, लेकिन हमने देखा कि हाल में भारत में जो मेक इन इंडिया का अभियान चला, तो जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं, भारत ने बहुत ज़्यादा इसमें प्रगति की है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तकनीक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो इस तरह के उत्पाद हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के क्या जो आयात निर्यात है उसमें भी भारत और मिस्र के बीच में बदले हुए वक्त में, बदली हुई तकनीक के साथ, बदले हुए ज़माने के साथ बहुत कुछ और संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं आयात निर्यात को लेकर, व्यापार को लेकर? मेरे विचार से तो ये बात बहुत सही कह रहे हैं आप। क्योंकि भारत में जो प्रोडक्शन हो रहा है मोबाइल का ही ले लीजिए तो वो उसकी जो कॉस्ट है ज्यादा नहीं है। तो अगर, और आजकल मोबाइल की रिक्वायरमेंट सभी को है। इजिप्ट भी अच्छा बड़ा देश है, करीब 90 मिलियन की आबादी है और फैला हुआ है काफी। तो ये जो टेलीकम्युनिकेशन है इस क्षेत्र में उसको जो दरकार है वो इस तरह के इक्विपमेंट की है। तो भारत की तरफ से अगर एक्सपोर्ट होगा मोबाइल का तो बाकायदा उनके लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि श्रीकांत जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने भारत वंशियों के साथ, इंडियन डायस्पोरा के साथ काहिरा में मुलाकात की है। आइए आपको ये शॉर्ट्स दिखाते हैं। जी। Number 3 in the world in as economy. Inspiring. India की growth है तो world growth है बोलना। सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ऑल फेस्टिवल्स, यहाँ के लोगों को क्रिकेट सीखना है। वो सीख रहे हैं, उनको क्रिकेट यहाँ कबड्डी भी बहुत पॉपुलर है। सबसे ज्यादा नाम आपका अमिताभ बच्चन जी का सुना सर, आप हमारे सब हिंदुस्तानियों के हीरो सारा हिंदुस्तान सबका हीरो है। नहीं, आपने जो सारे हिंदुस्तानियों को प्राउड किया है, सबको प्राउड किया सच में। देश के लोग मेहनत करते हैं, तरक्की होती है, तरक्की होती है। नहीं, पहले जब हम जाते थे तो हिंदुस्तानियों को ऐसी नजर से कोई नहीं देखता था जैसे अब देखते हैं। आप सबकी समस्या काम कर रही है सच में। आप लोग भारत कितनी बार जाते हैं? होंगे 4 साल पहले जाते होंगे। ये 4 बार जाते हैं। आप लोगों की मेहनत से हो रहा है। अमेरिका में जो आपने किया, एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ इट। बहुत प्राउड होता है, मतलब हर एक इंसान आपकी लीडरशिप पे है। आप लोग हिंदुस्तान की जानकारी रखते हैं कि भूल गए? बहुत अच्छे। Speech बढ़िया था। The way you talk about number 3 in the world in as economy. Inspiring. India की growth है तो world growth है बोलना। सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ऑल फेस्टिवल्स, अम्बेडकर के यहाँ के लोगों को क्रिकेट सीखना है। वो सीख रहे हैं, उनको क्रिकेट सीखना है। यहाँ कबड्डी भी बहुत पॉपुलर है। सबसे ज्यादा नाम आपका अमिताभ बच्चन जी का सुना
धन्यवाद। सर आप हमारे सबके सब हिंदुस्तानियों के हीरो हैं। सारा हिंदुस्तान सबका सबका हीरो है। नहीं, आपने जो सारे हिंदुस्तानियों को प्राउड किया है, सबको प्राउड किया सच में। देश के लोग मेहनत करते हैं, तरक्की होती है, तरक्की होती है। नहीं, पहले जब हम जाते थे तो हिंदुस्तानियों को ऐसी नजर से कोई नहीं देखता था जैसे अब देखते हैं। चलिए, आप सबकी समस्या काम कर रही है सच में। आप लोग भारत कितनी बार जाते हैं? होंगे 4-4 साल पहले जाते होंगे। 4 बार जाते हैं। जबरदस्त ऊंचा कर दिया, मतलब वी फील आप प्राउड। लोगों की मेहनत से हो रहा है। अमेरिका में जो आपने किया, एवरी इंडियन फील्स प्राउड ऑफ इट। जबरदस्त प्राउड होता है, मतलब हर एक इंसान आपकी लीडरशिप पे है। आप लोग हिंदुस्तान की जानकारी रखते हैं कि भूल गए? बहुत अच्छे। सबसे ज्यादा नाम आपका अमिताभ बच्चन जी का सुना। धन्यवाद। सर आप हमारे सबके सब हिंदुस्तानियों के हीरो हैं।